हेलो बच्चों, मैंने 2 क्लासेस आपको अभी तक कैपिटल गेन की करवाई और आज ये तीसरी क्लास है हमारी कैपिटल गेन की। ठीक है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। आई होप कि आप लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स आप कानून व्यवस्था का पालन करेंगे, है ना, घरों में ही रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम ये सब बातें नहीं करते हैं ना, हम सिर्फ काम की बातें करेंगे। टॉपिक पे आते हैं, आइए। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को करवा दिया था लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था कि अगर किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कैपिटल गेन अराइज होगा? यस मैम, स्टॉक इन, अगर मैं किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे कैपिटल गेन अराइज होगा, क्योंकि यहाँ पे वो 4 स्टेप जो आपने मुझे सिखाए थे ना वो कंप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से 4 स्टेप सिखाए थे मैंने आप लोगों को? मैम आप भूल जाते हो। आपने सिखाया था कि अगर किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है इन प्रीवियस ईयर फॉर कंसिडरेशन तो यस ऑफ कोर्स वहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा। हाँ हाँ बेटे, याद आ गया मुझे, मैंने यही सिखाया था आपको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने ये वाला स्टेप सिखा दिया था कि अगर किसी कैपिटल एसेट को किसी स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल गेन अराइज होगा। चलो अब ये पूरा प्रोविजन समझते हैं कि क्या बताया था, तो ये रिवाइज करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो यस ऑफ कोर्स हमें कैपिटल गेन अराइज होगा। बेटे कौन सी डेट में अराइज होगा? कौन सी डेट में? मैम जिस डेट को हम हमारी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस डेट को हम अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो डेट पे हम कैपिटल गेन को कंप्यूट करके रख लेंगे। और बेटे टैक्सेबल कब होगा? मैम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो हमारे पास पैसे थोड़े ना आए, तो जब पैसे आएंगे तब सरकार को जाके टैक्स दे देंगे। बेटे पैसे कब आएंगे? मैम जब हम सेल करेंगे, जब हम सेल करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। अच्छा तो मैम अब मैं पूरा रिवाइज करवाती हूँ। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था किसी भी कैपिटल एसेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो कैपिटल गेन अराइज होगा। किस डेट को अराइज होगा? जिस डेट को कन्वर्ट कर रहे हो जिस डेट को कन्वर्ट कर रहे हो। और टैक्सेबिलिटी कब होगी? जब जब सेल होगी तो प्रोपोर्शनेटली उतने उतने कैपिटल गेन को हम क्या करेंगे? टैक्सेबल भी करवा देंगे। मैंने इस पर एक इलस्ट्रेशन भी करवाया था। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उस इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस अपने घर पे कर ली होगी। अब मैं आगे बढ़ूंगी। मैम अगर एक क्वेश्चन और करवा दो तो मज़ा आ जाए। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, मैं भी यही चाहती थी। चलो आपकी बुक में होगा एक इलस्ट्रेशन 9। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट फटाफट, सब लोग आ जाओ। सबने अपनी बुक में इलस्ट्रेशन 9 खोल लिया? देखो सिर्फ वीडियो को देखना और सुनना नहीं है, है ना, मेरे साथ अपनी बुक और अपना रजिस्टर लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, कैलकुलेटर लेके बैठिए। ठीक है, साथ साथ करेंगे। ठीक है, साथ साथ करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने बस वीडियो सुन लिया हमारा काम खत्म हो गया, मैम हमने अपना काम कर दिया, नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। बुक होनी चाहिए, पेन, रजिस्टर और कैलकुलेटर। ठीक है, और हमारे साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे। मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है, आ जाओ। चलो ओके, इलस्ट्रेशन 9। मिस्टर एक्स कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का कन्वर्जन। मिस्टर एक्स कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड ऑन जून 10 2008। 8/9 में इसने ये जो कैपिटल एसेट है इसको क्या किया था बेटे? एक्वायर किया था। बोलो इतनी बातें आती समझ में? ठीक है, पक्का पक्का। इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो स्टॉक कौन से ईयर में कन्वर्ट हो गया? 8/9 में। हमें कौन से ईयर का इंडेक्स चाहिए होगा? 8/9 का इंडेक्स भी चाहिए होगा। आप लोगों के पास आपकी बुक होगी, फटाक से देख के बताएंगे। ठीक है, ओके। ऑन मार्च 10 2008/9 में इन्होंने परचेज किया था
इंटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन एंड कन्वर्ट किस डेट को हुआ, मार्च 10 2014। तो फिर बेटे मुझे 13-14 का भी चाहिए। देखो ध्यान देना, 14-15 या 13-14, बेटे मार्च 10 2014, तो इसका मतलब 13-14 का चाहिए होगा, ठीक है। एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द एबव कन्वर्जन वाज ₹3 लाख। बेटे ये क्या है, फुल वैल्यू ऑफ, नहीं सो सॉरी, the fair market value on the date of the above conversion was ₹3 lakh, एंड मतलब इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतने का करवाया, एंड ही सब्सिक्वेंटली सेल्स द स्टॉक इन ट्रेड सो कन्वर्टेड फॉर ₹4 लाख ऑन जून 10 2019। ओके ओके ओके, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 60,000 रुपए की कोई कैपिटल एसेट को क्या किया था, एक्वायर किया था, बाद में उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कितने में कर लिया, 3 लाख रुपए में, ठीक है। तो एफवीसी कितना आ गया हमारा, 3 लाख रुपए, और ये 4 लाख क्या है बेटा, ये पीजीबीपी की इनकम है। फिर से समझिएगा क्वेश्चन, मिस्टर एक्स कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट, ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल एसेट मिस्टर एक्स के पास थी 60,000 रुपए की, जो कि उन्होंने 8-9 में परचेज किया था। 2013-14 में इन्होंने इस एसेट को, इस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, कितने में, 3 लाख रुपीज में, एंड ही सब्सिक्वेंटली सेल्स द स्टॉक इन ट्रेड सो कन्वर्टेड 4 लाख, कौन से ईयर में, 19-20 में। समझ लो फिर से, मिस्टर एक्स ने अपनी कैपिटल एसेट जो 60,000 रुपए में परचेज की थी 8-9 में, इसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में 13-14 में, ओके, एंड कितने में इंट्रोड्यूस करवाया, 3 लाख में। तो 3 लाख क्या हो जाएगा हमारा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एंड बाद में 19-20 में इन्होंने इस कैपिटल एसेट को क्या कर दिया है, बेच दिया है, कितने में बेच दिया, 4 लाख रुपए में। पक्का, शुरू करें हम क्वेश्चन। आप लोगों को इंडेक्स आप अपने बुक से देख लेंगे, मुझे इंडेक्स याद है, ठीक है, मुझे नहीं देखना। चलिए सर आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओके कौन से ईयर की, जल्दी से बताओ कौन से ईयर की मेरे को निकालना, मैम कौन से ईयर में कन्वर्ट किया था, 13-14 में। तो प्रीवियस ईयर में 13-14 की बात कर रही हूँ, ठीक है। 13-14 में क्या हुआ, 13-14 में कैपिटल एसेट का कन्वर्जन हुआ है ना, 13-14 में कैपिटल एसेट का कन्वर्जन हुआ। ओके चलो आओ बात करते हैं, तो कितने में कन्वर्जन हुआ सर, एफवीसी बताओ कितना है, मैम 3 लाख। ओके लेस कर देंगे क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, क्योंकि 20 ये क्या है, कोई भी कैपिटल एसेट है। 36 मंथ हो गए कि नहीं हो गए, हो गए मैम, बहुत पहले हो गए, तो लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 60,000 है ना, पक्का पक्का 60,000। अब कौन से ईयर का इंडेक्स, मैम ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स, ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स मतलब कितना हो गया मैम, 13-14 का इंडेक्स, देखो क्या 220 है, यस मैम, और डिवाइडेड बाय कितना, कौन से ईयर में किया था, ओ कौन से ईयर में किया था, 2008-9 में किया था, 8-9 का कितना होगा इंडेक्स, 137। एक बार जल्दी से कैलकुलेट करो, देखो कितना आया, 60,000 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 137, कितना आ गया बेटे, 96,350, 96,350, हाँ हाँ बेटे 0.36, बिल्कुल बिल्कुल, ओके इसको लेस कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो जल्दी से इसको लेस करके बताओ कितना आएगा। -96350.36 बेटा कितना आ गया, 2,03,649.64, बोलो इतना आ गया, यस मैम। ये कौन से ईयर में कैपिटल गेन आ गया मैम, 13-14 में। फिर बेटे हमने इसको क्या किया है, फिर बेटा मैंने इसको सेल कर दिया, कौन से ईयर में, अब बेटे मैं प्रीवियस ईयर 1920 की बात करती हूँ, मैं प्रीवियस ईयर 1920 की बात करती हूँ, ठीक है। मैंने इसको बेच दिया बेटा, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी है ना, ध्यान दीजिएगा, 4 लाख बेटा,
सेल कितने में किया मैम? 4 लाख रुपीज़ में हमने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। लेस कर देंगे क्या, लेस कर देंगे 3 लाख रुपीज़। इनकम अंडर दैट पीजीबीपी कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़। और बेटे प्रीवियस ईयर में कितना इनकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, तो 1 लाख रुपीज़ ये, 1 लाख रुपीज़ ये, और ये यहीं लिख देती हूँ मैं, और ये वाला अमाउंट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल जो पूरा का पूरा स्टॉक इन ट्रेड है वो कौन से ईयर में टैक्स, कौन से ईयर में बिक गया, 19-20 में। तो टोटल वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आ जाएगी, आप कर लेंगे टोटल, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा इस पे एक स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि मैंने शेयर्स का टॉपिक अभी आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। आई होप कि मैं आज की क्लास में स्टार्ट कर पाऊँ शेयर्स का टॉपिक, क्योंकि कुछ टॉपिक कराने के बाद देन मैं मूव करूँगी हमारे शेयर्स पे, ठीक है। तो फिर इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम अभी छोड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे इसको, ठीक है। चलिए सर, सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 ओके, क्या कहते हैं सर, समझिएगा ध्यान से और आप बताइएगा। अगर मैंने मेरी फॉर एग्जाम्पल क्या है 45 सेक्शन 3 में, कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सोल प्रोप्राइटर कंसर्न हूँ, और मैंने सोल प्रोप्राइटर से फिर बाद में पार्टनरशिप में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, मतलब सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में, या फिर पार्टनरशिप से कह लो कि किसी और फॉर्म में, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल BRN एसोसिएट करके हमारी पार्टनरशिप फर्म थी, मैंने उस पार्टनरशिप फर्म को बाद में क्या किया, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या हो गई, प्रभात पाठक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ठीक है। पहले ये एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें मैं एंड सर 50-50 के पार्टनरशिप थे, एंड अब ये क्या हो गई, प्रभात पाठक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हो गई। तो मैंने मेरी फर्म का जो भी मेरी फर्म में जो भी कैपिटल एसेट थी, मैंने उस कैपिटल एसेट को बाद में कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। बोलो किया ट्रांसफर कि नहीं किया? मैंने मेरी जितनी भी कैपिटल एसेट जो मेरी पार्टनरशिप फर्म में थी, मैंने उस पार्टनरशिप फर्म की सारी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, कंपनी में। तो मुद्दा ये आता है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस से किसी दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस में मैंने चेंज किया, और अपनी कैपिटल एसेट को इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया। मतलब पहले फर्म में थी, आप किस में चली गई, कंपनी में चली गई, ठीक है। तो मुद्दा यह आता है कि मैम क्या यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा, क्या यहाँ पे 4 घटनाएं हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। मेरी फर्म में जो कैपिटल एसेट थी मैंने उसको ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किया, फर्म से किसी कंपनी में ट्रांसफर हो गई, फर्म से किसी कंपनी में ट्रांसफर हो गई। तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो फर्म ने अपनी कैपिटल एसेट को किसको ट्रांसफर कर दिया, कंपनी को। और फॉर कंसिडरेशन, भाई जितने की एसेट ट्रांसफर की होंगी उसके बदले में भाई मैंने कुछ ना कुछ अमाउंट उसको इंट्रोड्यूस करवाया होगा, बिल्कुल करवाया होगा, बिल्कुल करवाया होगा। तो कंसिडरेशन भी किसी फॉर्म में मिला, हो सकता है शेयर्स परचेज कर लिए हो, है ना। तो सर एक फॉर्म से एक पर्सन ने अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया किसी दूसरे पर्सन को, फर्म ने अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया कंपनी को, और बदले में उसने शेयर्स ले लिए। तो क्या यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा? यस ऑफ कोर्स, 4 स्टेप पूरे के पूरे कंप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब यही ट्रीटमेंट हमें सीखना है कि कैसे कैसे अराइज होना, जरा पढ़िएगा। आइए, कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन टू अ फर्म, मतलब सोल प्रोप्राइटर टू अ पार्टनरशिप फर्म।
ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, या कंपनी को, ठीक है। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट टू द पार्टनरशिप फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ पार्टनर or to become a partner or to become a आइए, तो अगर किसी पर्सन ने कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, किसी भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, ठीक है, किस लिए, एज अ पार्टनर और टू बिकम अ पार्टनर, तो इट विल बी कंसीडर टू बी ट्रांसफर, और ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ जाएगा। एंड कैपिटल गेन shall be computed in the year in which capital assets has been transferred। कौन से ईयर में कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, जिस ईयर में कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया गया है, कौन से ईयर में, जिस ईयर में कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया गया है। एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी द, यहाँ पे प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और एक बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी पर्सन ने अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया है किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, तो फिर क्या वहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा? यस ऑफ कोर्स अराइज होगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, किस अमाउंट पे, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ध्यान रखिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, ठीक है। कौन सा अमाउंट हो जाएगा सर? अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एंड मार्केट वैल्यू शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। प्लीज यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस में, आप गड़बड़ नहीं करेंगे। फिर से समझिए, अगर किसी पर्सन ने अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है किसी फर्म में, किसी बॉडी ऑफ एसोसिएशन में, मतलब किसी फर्म में, किसी कंपनी में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, या किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ठीक है सर। अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ फॉर कंसिडरेशन तो यस ऑफ कोर्स कैपिटल गेन अराइज होगा। अब मुद्दा ये आता है कि कौन सा वैल्यू लेंगे सर। यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती हैं, एक हो सकता है मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी और वैल्यू पे इंट्रोड्यूस करवाया और फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की कोई और है, तो लॉ क्या कहता है, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, कौन सी वैल्यू लेंगे, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्लीज ध्यान रखिएगा, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एंड मार्केट वैल्यू शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। पक्का आई बात समझ में। किसी भी पर्सन ने अपनी कैपिटल एसेट को अगर ट्रांसफर किया है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस में तो ये सब कोर्स वहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा। और कौन सी डेट को अराइज होगा, जिस डेट को ट्रांसफर हुआ है उस डेट को अराइज होगा। कौन सी डेट को अराइज होगा, जिस डेट को ट्रांसफर किया उस डेट को अराइज होगा, ठीक है। और कंसिडरेशन क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू या अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैम अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पक्का एक क्वेश्चन कर ले, पक्का। आइए सर, मेरे साथ साथ पढ़िएगा, क्वेश्चन साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ समझेंगे, है ना, कुछ भी बिल्कुल भी गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। आइए, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर टू पार्टनर ऑफ अ फर्म एक्स एंड कंपनी। ऑन 1/1/2020 मिस्टर जेड जॉइन्स द फर्म एंड ब्रिंग्स शेयर्स इन अ कंपनी एज इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मिस्टर जेड ने ज्वाइन किया और कुछ शेयर्स लेके आए एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब मुद्दा ये आता है, भाई इन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया फर्म को। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स 1/1/2020 इज ₹5 लाख। जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 1/1/2020 को फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 5 लाख। एंड whereas amount credited in Mr. Jet's account in the firm is ₹4 लाख। ओ, दो वैल्यू आ गई, मैंने कहा था ना दो वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ FVC क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, जल्दी से मुझे बताओ।
मैम 4 लाख, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ये हो गई हमारी एफवीसी, ठीक है। अज्यूमिंग दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2006-07 ऑफ दिस शेयर 48,000, तो हमारे को वेरी सिंपल यार, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो दे रखी है इन्होंने, आप करना ही क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है बेटा आपके ऊपर। फाइंड आउट द अमाउंट चार्जेबल टू कैपिटल गेन, आइए सर कर लेते हैं। चलिए सर, एफवीसी कितनी बेटे, एफवीसी कितनी जल्दी से बताओ मैम, 5 लाख या 4 लाख, 4 लाख, ओके लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ, नो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बेटा, 48,000 बेटे, कौन से ईयर में, कौन से ईयर में किया था ट्रांसफर, कौन से ईयर में किया, 1920 में है ना, ट्रांसफर कौन से ईयर में किया, 1920 में, तो ट्रांसफरिंग ईयर का इंडेक्स क्या है 289 डिवाइड बाय एक्वायर, कौन से ईयर में परचेज किया था बेटे, परचेज किया था 6-7 में, 6-7 का इंडेक्स जल्दी से बताओ, देख के बताओ क्या होगा, आप लोग देखो और कैलकुलेट करो, 289 डिवाइडेड बाय 122 कितना आ गया बेटे, 1,13,704.92 है ना, और इसको लेस करो कितना आ जाएगा, 2,86,295.08, बोलो आई बस समझ में, ये क्या आ गया मैम, ये हमारा आ गया मैम LTCG, पक्का पक्का। तो ये बात समझ में, हमें क्या याद रखना है, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, कौन सा वैल्यू लिखेंगे, अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पक्का पक्का, गड़बड़ नहीं करोगे। चलिए अब सर एक चीज और आती है, मान लीजिए कोई फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फर्म है वो बंद हो रही है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हम उसको क्लोज करवा रहे, बंद करवा रहे, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है और डिसोल्यूशन के टाइम पे अकाउंट्स को सेटल करने के बाद जो भी फंड्स बचते, जो भी पैसे बचते हैं, या कोई भी कैपिटल एसेट बचती है, कोई भी कैपिटल एसेट बचती है, तो लास्टली हम क्या करते हैं, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो रही है और डिसोल्यूशन के बाद अगर कोई भी कैपिटल एसेट है जो पार्टनर्स में क्या हो रही है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो मुद्दा ये आता है कि क्या यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा, क्योंकि 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लाई हो रहे हैं। जरा कौन कौन से 4 स्टेप देखेंगे, मैंने क्या कहा, अगर कोई भी कैपिटल एसेट है उसका ट्रांसफर हो रहा है इन प्रीवियस ईयर फॉर कंसिडरेशन, तो कैपिटल गेन अराइज होगा। और पहले ही कह रहा, अगर किसी भी बिजनेस में कोई भी कैपिटल एसेट है और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो क्या कैपिटल गेन अराइज होगा, ऑफ कोर्स पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में कुछ पैसे इंक्लूड लगाए होंगे एज अ कैपिटल, और आज जो कैपिटल एसेट उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो किस वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप में पैसे लगाए थे, कैपिटल लगाया था, उस कैपिटल लगाने के बदले में, एफर्ट्स लगाने के बदले में इनको क्या हो रहा है, फर्म के डिसॉल्व होने के बाद जो भी कैपिटल एसेट है वो इनको क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ट्रांसफर भी हो रहा है फर्म से पार्टनर को, ठीक है, और फॉर कंसिडरेशन भी हो रहा है, तो क्या यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा, यस मैम, यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि कौन सी डेट को, जिस डेट को फर्म डिसॉल्व हुई है उस डेट को, मैम एफवीसी क्या लेंगे, एफवीसी क्या लेंगे, जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जितना अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है वो अमाउंट, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, तो लॉ ने कहा यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, ठीक है सर। आइए देखिएगा, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और
BOI, body of individual or association of person, if any, in case of decision of partnership firm or body of individual या association of person, if any capital asset हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर कोई कैपिटल एसेट बची है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पार्टनर्स में, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी ट्रांसफर, it will be considered to be transfer and capital gain shall be computed in the hands of such firm. ओके, क्योंकि फर्म ट्रांसफर कर रही है ना. एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, मार्केट वैल्यू. ये बात को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इंस्टेड ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच एसेट वॉज ट्रांसफर. ध्यान रखिएगा, मार्केट वैल्यू जो होगी हम वो लेंगे. ठीक है सर, मार्केट वैल्यू लेंगे यहाँ पे. मैम एक एग्जाम्पल कर लें. आइए सर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. ओके, illustration 11. One partnership firm has purchased gold on 1/10/2015. एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने कुछ गोल्ड परचेज किया. कौन से ईयर में परचेज किया? 1/10/2005 में परचेज किया. कौन से ईयर में परचेज किया? 1/10/2005 में परचेज कर लिया. ठीक है सर. ओके, एंड फॉर ₹5 लाख, मतलब 5 लाख का परचेज किया. एंड डिसोल्यूशन एज टेकन प्लेस 1/10/2019. 19-20 में वो फर्म बंद हो गई. एंड दिस गोल्ड वॉज ट्रांसफर टू वन ऑफ द पार्टनर इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर ₹25 लाख. दो द मार्केट वैल्यू कितना है? 35 लाख. अब बताओ FVC क्या होगा, 25 लाख या 35 लाख? 35 लाख. मैम 35 लाख होगा. जल्दी से बताओ हमें क्या क्या, ये क्या कहलाएगा? ये मैम ये हमारा FVC कहलाएगा. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कहलाएगा? मैम ये जो 5 लाख रुपीज़ है ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगा. कौन कौन से ईयर का इंडेक्स चाहिए? मैम एक तो 1920 का इंडेक्स चाहिए, और कौन से ईयर का इंडेक्स चाहिए? मैम 5 और 6 का इंडेक्स चाहिए हमारे को. ओके, करवा दूँ क्वेश्चन? नहीं मैम, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप मत कराओ. ठीक है, ओके. आगे बढ़ जाओ बेटे. हाँ मैम आप आगे बढ़ जाओ. आइए सर, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे से पढ़ेंगे, अब मुझे समझेंगे ध्यान से. ठीक है, मुझे एकदम ध्यान से आप प्यारे बच्चे देखेंगे. ठीक है. ओके सर, मैंने आपको ट्रांसफ़र का मीनिंग बताया था. ट्रांसफ़र की डेफिनेशन याद है ना? मैंने क्या बताया था? सेल, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, है ना? कंपल्सरी. कंपल्सरी एक्विजिशन भी बताया था. यस मैम, आपने कंपल्सरी एक्विजिशन भी बताया था. अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कभी भी गवर्नमेंट या उसके सिमिलर एजेंसी किसी भी लैंड या बिल्डिंग का कंपल्सरी एक्विजिशन करती है तो हम इसको ट्रांसफ़र मानेंगे. और अगर किसी भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है फॉर कंसीडरेशन इन प्रीवियस ईयर तो बेटे कैपिटल गेन अराइज होता है. मैंने ये वाली बात बताई थी, अच्छे से समझ में आया था आप लोगों को. तो अब जो टॉपिक मैं आप 45 सब सेक्शन 5 पढ़ाने जा रही हूँ, यही टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ. ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैं क्या बताने जा रही हूँ या क्या पढ़ा रही हूँ आपको. सर टॉपिक क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट. तो अगर किसी भी कैपिटल एसेट को गवर्नमेंट या उसकी सिमिलर एजेंसी अगर क्या करती है, कंपल्सरी एक्वायर, किसी भी कैपिटल एसेट को गवर्नमेंट या उसकी सिमिलर एजेंसी अगर एक्वायर कर लेती. सर कैपिटल एसेट में कौन कौन सी चीज़ है? लैंड एंड बिल्डिंग. अगर कभी भी गवर्नमेंट या सिमिलर एजेंसी किसी पर्सन की लैंड या बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर करती हैं तो लॉ कहता है कि वहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा. अब मुद्दा ये आता है कब कैपिटल गेन अराइज होगा और कब कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा. तो बेटे बहुत ध्यान से पहले समझेंगे, फिर हम इसको रीड भी करवाएंगे. ठीक है,
समझिएगा ध्यान से। सर ऐसा वेरी सिंपल, हम टैक्स कब देंगे? जरा प्रैक्टिकली आप बताइए कि हम टैक्स कब देंगे? मैम जब हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम टैक्स देंगे ना। ट्रांसफर होने से क्या होता है, जब तक हमारे पास पैसे ना होंगे तब तक हम टैक्स ना दे पाएंगे भाई। बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया तो इमीडिएटली पैसे दे दिए। तो जिस ईयर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ टैक्स उस ईयर कंप्यूट कर लेंगे। अगर सेम ईयर में पैसे मिल गए हैं तो सेम ईयर में टैक्सेबल। अगर सेम ईयर में पैसे मिल गए, जिस ईयर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ उसी साल कैपिटल गेन हम कंप्यूट कर लेंगे। और अगर हमें पैसे उसी साल मिल गए हैं तो उसी साल हम उसको क्या कर देंगे, टैक्सेबल करवा देंगे और टैक्स दे देंगे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि आज प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने, बट पैसे दिए 4 साल के बाद, तो क्या मैं इस साल टैक्स दे दूं? अरे ना, ऐसे कैसे हो सकता है? इस साल कैसे टैक्स दे सकती हूँ मैं? तो कौन से ईयर में टैक्स दूंगी? मैम जिस ईयर में पैसे मिलेंगे। पक्का पक्का समझ में आया? आप समझिएगा ध्यान से। अगर किसी पर्सन की कोई भी लैंड या बिल्डिंग को गवर्नमेंट या उसकी सिमिलर एजेंसी क्या कर लेती है बेटा, कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, तो लॉ क्या कहता है, जिस ईयर में एक्वायर किया, जिस ईयर में कंपल्सरी एक्वायर किया उस ईयर में कैपिटल गेन को कंप्यूट कर लो। और सही मायने भाई जिस ईयर ट्रांसफर हुई उसी ईयर हम क्या कर लेंगे, कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेंगे। और कौन से ईयर में टैक्सेबल करवाओगे? जिस ईयर में पैसे मिलेंगे उस ईयर में। मैम एफवीसी क्या होगी? अरे गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को जब कंपल्सरी एक्वायर किया ना, तो गवर्नमेंट ने आपको बताया होगा, देखो हम आपकी इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं और हम आपको इतना मुआवजा, इतना कॉम्पनसेशन देंगे। तो गवर्नमेंट ने जो वैल्यू बताई होगी कि ये वैल्यू हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, तो वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एफवीसी। अब एक एग्जांपल समझते हैं। कोई मिस्टर एक्स है जिनका एक घर है जो एक रोड के किनारे बना हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यहाँ से तो हम फ्लाईओवर बनाएंगे भाई, जिससे जनता को सुविधा हो जाए। अब मिस्टर एक्स का वो जो घर है वो उस फ्लाईओवर के बीच में आ गया। बहुत मुश्किल है भाई। अब या तो फ्लाईओवर को किसी और जगह से मोड़ दो या तो फिर इस घर को हटा दो। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, कंपल्सरी एक्वायर कर लो इसका घर और इसको मुआवजा दे दो, यहीं से बना दो। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या हो गया, कंपल्सरी एक्विजिशन। आपके शहरों में मेट्रो बनी होगी तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों से मेट्रो गई, वहाँ पे कुछ लोगों के घर होंगे, झुग्गी झोपड़ी होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया और वहाँ से मेट्रो पास करवा दी। बहुत बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर, कोई ब्रिज बनाना है, बीच में कुछ किसी लोगों का, किसी का घर आ गया या कोई खेत आ गया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, या तो भाई फिर किसी और तरह से नक्शा पास कराएं या फिर इनको हटा देते हैं और इनको मुआवजा दे देते हैं। तो इस तरीके के केसों में बेटा कंपल्सरी एक्विजिशन होता है। तो अगर गवर्नमेंट या उसकी सिमिलर एजेंसी ने किसी भी पर्सन की लैंड या बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर किया है तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हुआ है इन प्रीवियस ईयर फॉर कंसिडरेशन और हम कैपिटल गेन अराइज करवाएंगे। ठीक है, कौन से ईयर में? मैम जिस डेट को कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ उस डेट को। और टैक्सेबल किस डेट को होगा, जिस डेट को पैसे मिले उस डेट को क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो इतनी बातें आती समझ में? पक्का समझ में आती है? आइए, अच्छा आप समझिएगा ध्यान से। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इनहैंस कॉम्पनसेशन बाद में बात करते हैं। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ, समझिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। आप लोगों को दिख रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, सेक्शन दिस। आइए, इफ एनी कैपिटल एसेट
कैपिटल एसेट क्या होंगे बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। कैपिटल एसेट क्या होंगे बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। अभी मैं दिख रही हूँ। If any capital asset has been acquired compulsorily by the government or other similar agency, capital gain shall be computed। पक्का पक्का इतनी बातें आती समझ में? गवर्नमेंट या उसकी सिमिलर एजेंसी ने अगर कोई भी कैपिटल एसेट एक्वायर किया तो वहां पे कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। कौन से ईयर में कंप्यूट होगा? इन computed in the year in which asset was acquired। जिस ईयर में एक्वायर किया। टैक्सेबल कब होगा? जल्दी से बताएंगे बच्चे, जल्दी से। हाँ, क्या कब होगा? जल्दी से बताना, कब होगा? जल्दी से बताओ। मैम जिस साल पैसे मिलेंगे उस साल होगा। तो क्या कहा? कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर इन विच एसेट वाज एक्वायर्ड, बट capital gains so computed shall be taxable in the year in which compensation or the part of the compensation is first received। मैम बेटे इस लास्ट लाइन को एक बार अच्छे समझेंगे। लास्ट लाइन में क्या लिखा? कैपिटल गेन्स so computed shall be taxable in the year in which compensation or part of the compensation और पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन और पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड। ये क्या कह रहे हैं मैम? इस लाइन का मतलब क्या है? समझिएगा बेटा, मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। वहाँ पे मैंने कहा था जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तब हम क्या करेंगे? पार्ट प्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे? हम टैक्सेबल करवाते रहेंगे। यहाँ पे क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स का कोई घर है जो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, 60 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया, 30 लाख रुपए मिल गए उनको 20-21 में या 19-20 में मिल गए, और जो बाकी के रिमेनिंग पैसे हैं वो बाद में मिले। तो लॉ क्या कहता है? प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल नहीं करवाएंगे। जिस साल पहली बार मुआवजा मिला, जब पहली बार मुआवजा मिला तो पहली बार में ही हम इसको क्या करेंगे? पूरा का पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दे देंगे। समझना एक बार फिर से। कोई मिस्टर एक्स है जिनका घर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, 19-20 में एक्वायर किया, 20-21 में मुआवजा मिला। तो 20-21 में जो 19-20 में हमने टैक्स निकाल के रखा है ये हम 20-21 में क्या करेंगे? टैक्सेबल करवा देंगे। आई बात समझ में? आधा मुआवजा मिला लेकिन टैक्स हम क्या करेंगे? पूरा दे देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, और बाद में मिलता रहेगा। ऐसे इससे पहले वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया था, जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनेटली वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल करवाया था, है ना? यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली नहीं। फर्स्ट टाइम जैसे ही हमारे हाथ में पैसे आते हैं पूरा का पूरा टैक्स हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देंगे। बोलो आई बात समझ में? ठीक है मैम, हमें आ गई बात समझ में। आइए, ओके, तो मैम ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट और है, इनहैंस कॉम्पनसेशन। ये इनहैंस कॉम्पनसेशन क्या है बेटे? समटाइम ऐसा होता है गवर्नमेंट ने जितना कॉम्पनसेशन हमें दिया हम उसे सेटिस्फाई नहीं है। मिस्टर एक्स का घर ट्रांसफ़र हुआ, कंपलसरी एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने, और जब एक्वायर उन्होंने कर लिया तो करने के बाद मिस्टर एक्स को 60 लाख रुपए का मुआवजा दिया। मान लो 60 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन बेटे बेटा ध्यान से, अगर कोई मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिस्टर एक्स का घर 60 लाख रुपए में एक्वायर कर लिया, और मिस्टर एक्स को जब 60 लाख रुपए मिले तो वो बोले नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस मुआवजे से, मुझे लगता है कि इतना नहीं मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। मेरे घर की कीमत जो है वो 1 करोड़ है और मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60 लाख रुपए ही दिए। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लेम किया, और बाद में वो क्लेम के बाद
मिस्टर एक्स को कुछ और पैसे गवर्नमेंट की साइड से मिले, मान लो 40 लाख रुपए और मिल गए, तो जो 40 लाख रुपए मिले वो हमारा क्या कहलाएगा, इनहैंस कॉम्पनसेशन। ठीक है, क्लेम किया उन्होंने कि नहीं इतना मुआवजा नहीं, मुझे और मिलना चाहिए, फिर बाद में उस क्लेम के बाद उनको और मुआवजा दिया, तो जो उसके बाद मुआवजा मिला वो क्या कहलाएगा, इनहैंस कॉम्पनसेशन। आइए पढ़िए। इफ द कॉम्पनसेशन इज इनहैंस्ड बाय द कोर्ट या ट्रिब्यूनल, such enhanced compensation shall be the capital gain of the year in which enhanced compensation is received। हाँ, आप समझिएगा ध्यान से। अब मैम मुद्दा ये आता है कि इस enhanced compensation को हम कब टैक्सेबल करवाएंगे, कौन से ईयर में हम टैक्सेबल करवाएंगे। तो बेटा लॉ कहता है enhanced compensation जब जब जिस भी ईयर में मिलेगा तब तब हम टैक्सेबल करवाएंगे। मैम क्या enhanced compensation भी कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है? एक बात मुझे बताओ, ये enhanced compensation क्यों मिला आपको, क्यों मिला आपको? मैम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया था, फिर हमने क्लेम किया और बाद में हमें मिल गया। तो बेटे ये पैसे मिले तो प्रॉपर्टी की वजह से, उसी प्रॉपर्टी को उसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने की वजह से मिले ना, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। ये जिस जिस ईयर में रिसीव होगा उस ईयर में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मैम एक बात बताओ, क्या ये इमीडिएटली टैक्सेबल नहीं हो सकता? जब हम जिस ईयर में प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर रहे हो, हम उस ईयर में उसको टैक्सेबल करवा दें? नहीं बेटे, कैसे करवा देंगे? हमने क्लेम किया है, अगर गवर्नमेंट को उचित लगेगा तभी तो वो देंगे। अगर गवर्नमेंट को उचित नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कि हम तो बेबुनियादी क्लेम कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, जितना आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी हमने आपको उतना दे रखा है, तो सर इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में वो नहीं देंगे। तो इस कंटिजेंसी होती है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उचित होगा, जेन्युइन होगा, वैलिड होगा तभी तो मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर इस पे कंटिजेंसी होती है, तो फिर जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आइए एक एग्जाम्पल करवा देते हैं, बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे, है ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं पढ़ाती हूँ। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन अपनी अपनी बुक से। आइए, मिस्टर एक्स, डेट ऑफ बर्थ 1/10/1946, कहाँ पे काम आएगी मैम? जब टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे और बेसिक एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्लेम होगा, वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। ओके, मिस्टर एक्स हैज़ परचेज वन हाउस ऑन 1/4/1995। मिस्टर एक्स ने एक घर परचेज किया 1/4/1995 को। बेटे 1/4/2001 से पहले का है, ठीक है। फॉर ₹4 लाख एंड इनकर 2 लाख ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट। बेटा 1/4/2001 के पहले की इम्प्रूवमेंट को कभी भी कंसीडर नहीं करते। ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट ऑन 1/10/1998 एंड इट्स मार्केट वैल्यू 1/4/2001 वॉज ₹3 लाख। ये टॉपिक, ये लाइन का मतलब समझ में आया? ये बता रहे हैं मिस्टर एक्स ने कोई घर परचेज किया था 1995 में और बाद में उन्होंने 1998 में 2 लाख रुपए का इम्प्रूवमेंट करवाया एंड मार्केट वैल्यू 1/4/2001 वॉज ₹3 लाख। समझ में आ गया? तो आपको इस घर की 1/4/2001 को क्या वैल्यू होगी वो निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, कॉस्ट इनकर बिफोर 1/4/2001 और फिर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, विच एवर इज हायर, ठीक है। अभी मैं करवाऊंगी क्वेश्चन, अभी मैं पढ़ रही हूँ तो आपको समझाते भी चल रही हूँ कि हर लाइन का, हर शब्द का क्या यहाँ पे मतलब होता है और क्या मतलब होता है उनका। दिस हाउस वॉज एक्वायर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑन 1/10/2013, ठीक है। 1/10/2013 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया, इसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। ओके, तो बेटे कौन से ईयर में कैपिटल गेन, कौन से ईयर में कंप्यूट होगा? 13-14, 14-15? मैम 13-14 में होगा मैम, इतने भी बुद्धू नहीं है हम लोग, ठीक है। एंड द कॉम्पनसेशन फिक्स्ड वाज ₹50 लाख। बेटे 50 लाख क्या होगा? क्या कोई मुझे बताओगे कि ये 50 लाख क्या होगा? मैम ये जो 50 लाख है ये FVC है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिस्टर एक्स के घर को एक्वायर कर लिया कंपलसरी और उसके बदले में इन्होंने इनको कितना रुपया दिया? 50 लाख रुपए दिए। तो 50 लाख क्या हो गया हमारा? FVC हो गया। एंड
द गवर्नमेंट हैज पेड हाफ ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑन 1/10/2019, सॉरी 19-20 में 1/10 मिल गया एंड बैलेंस 1/10/2020। ओके, तो एक 19-20 में मिल गया, एक 20-21 में। टैक्सेबिलिटी कब होगी? 19-20 में। पक्का? आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट, ओके, द एसएससी हैज फाइल एन अपील फॉर इंक्रीजिंग द कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो एसएससी ने क्या कहा? वो सेटिस्फाई नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरे घर का कॉम्पनसेशन ज़्यादा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कम दिया है। तो उसने क्या किया? एक अपील फाइल कर दी। किसको? गवर्नमेंट को। एंड द कोर्ट हैज़ गिवन डिसीजन ऑन 31/3/2021 डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट टू पे एडिशनल कॉम्पनसेशन फॉर ₹5 लाख। और इन्होंने क्या कहा? 5 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन देना है। किसको? मिस्टर एक्स को। ठीक है, ठीक है। तो जो कॉम्पनसेशन है वो कौन से ईयर में मिलेगा? कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में फर्स्ट टाइम मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। इनहैंस कब कब टैक्सेबल होगा? मैम जब जब रिसीव होगा तब तब टैक्सेबल होगा। पक्का पक्का? यस मैम। द गवर्नमेंट हैज़ पेड हाफ ऑफ द अमाउंट 1/4/2022। तो एक तो 22-23 में हो जाएगा, एक 23-24 में हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? ठीक है। इसके आगे ही हैज इन्वेस्टेड 72,000 इन एनएससी। बेटे ये 80C का डिडक्शन है, लेकिन मैं अभी आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना नहीं सिखा रही। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको भी डिडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो अभी आप इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको आप इग्नोर कर देंगे। जिन बच्चों ने मुझसे डिडक्शन कर लिया उन्हें पता है कि इस एनएससी का क्या करना है। ठीक है, आइए तो करते हैं जल्दी से, है ना। सबसे पहले कौन से ईयर में बेटे एक्वायर किया है? जल्दी से बताओ, कौन से ईयर में बेटे एक्वायर किया है? मैम 13-14 में। तो मैं प्रीवियस ईयर 13-14 की मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। ओप्स, ठीक है, 13-14 में। जल्दी से बताओ कितने में एक्वायर किया मैम? जल्दी से बताओ अपनी बुक में देख के कितने का एक्वायर किया? एफवीसी कितनी है मैम? 50 लाख रुपए में। मैम 55 लाख बाद में मिला भी तो था बेटे, वो तो बाद में मिला है ना। एफवीसी कॉम्पनसेशन 13-14 में कितना उन्होंने बता दिया था कि इतना रुपया हम आपको देंगे, तो कितना था वो? 50 लाख। ठीक है, ओके। इससे लेस क्या करना है मैम? लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि मोर देन 24 मंथ है, हो चुके हैं। ठीक है, इसको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला जो भी है, पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001। कितना इनकर्ड किया था भाई 1/4/2001 के पहले? जल्दी से बताओ कितना किया था? 1995 में इन्होंने घर परचेज किया था। 1995 में इन्होंने घर परचेज किया था और इन्होंने 4 लाख रुपीज़ खर्च किए थे। तो कॉस्ट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 4 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को कितनी थी इस प्रॉपर्टी की? 3 लाख। तो विच एवर इज क्या हो जाएगा? हायर। पक्का पक्का? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया बेटे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया? 3 लाख, ओ सॉरी 4 लाख। ठीक है, और अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन से ईयर में ट्रांसफर हुआ है? कौन से ईयर में ट्रांसफर हुआ है? 13-14 में ट्रांसफर हुआ है। 13-14 का इंडेक्सेशन देखो जल्दी से, इंडेक्स देखो कितना है? 220 तो नहीं है कहीं? यस मैम 220 है। और अब डिवाइड पे कितना कर देंगे? 100। 2001 2001 और 2 का इंडेक्स कितना है? 100। जल्दी बताओ ये कितना आएगा? 4 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया? 8,80,000 है ना। 8,80,000 आ गए। ठीक है, ये हमने यहाँ से लेस कर दिया। इसके अलावा क्या बेटे कुछ और है? नहीं मैम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप 41,20,000 क्या आ गया हमारा?
ये हमारा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या आ गया हमारा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ये हमारा क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके मैम, अब क्या करना है हमारे को? अब ये कौन सी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा? हमारे को 19-20 में मिला है ना। 19-20 में मेरे को क्या मिला है? कॉम्पनसेशन मिल गया है। 19-20 में कितना कॉम्पनसेशन मिल गया है? शायद हाफ मिल गया है। क्यों बेटा? मुझे हाफ ही तो मिला है। क्वेश्चन देखो भाई, आपकी बुक में क्वेश्चन होगा, ठीक है। कितना मिल गया है? हाफ मिल गया है, तो हाफ टैक्सेबल हो जाएगा। पक्का पक्का। और अब अगर मैं बात करूँ तो 19-20 में ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? इस पे हम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे और ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी मैं अभी नहीं निकाल रही क्योंकि अभी इसमें डिडक्शन भी है, और डिडक्शन मैंने आप बच्चों को कराया नहीं है। हालांकि मैं अभी क्वेश्चन लास्ट तक कराते कराते मैं आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना सिखा दूंगी, ठीक है। चलिए सर। अच्छा मैम, इनहैंस कॉम्पनसेशन का क्या करेंगे? इनहैंस कॉम्पनसेशन का क्या करेंगे बेटे? इनहैंस कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है, जरा देखिएगा कब रिसीव हो रहा है, कौन सी ईयर में रिसीव हो रहा है? मैम एक तो रिसीव हो रहा है 2022 और 23 में। तो बेटा 5 लाख रुपए का इनहैंस कॉम्पनसेशन था। इनहैंस कॉम्पनसेशन कितना था? 5 लाख रुपए का था, जिसमें से आधा मिला इनको 22-23 में, तो आधा का 2,50,000 रुपये 22-23 में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और आधा कौन से ईयर में होगा? 23-24 में। 23-24 में आधा हो जाएगा टैक्सेबल, ये वाला, ठीक है। पक्का पक्का। मैम अगर हमें एक होमवर्क मिल जाए बेटा, इलस्ट्रेशन 13 सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको दे रही हूँ SW सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यह आपसे घर पे बहुत आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप लेकिन ट्राई जरूर करेंगे, है ना। और अगर डाउट आएगा तो आप मुझसे इमिडिएटली व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके, ये टॉपिक जो हमारा 45 पे है, ये मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगी, तो प्यारे बच्चे प्लीज़ ध्यान रखेंगे, ये वाला टॉपिक मैं सबसे लास्ट में आपको करवाऊंगी, ठीक है। आइए अब सर बात करते हैं कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। सर इसका कुछ पोर्शन तो हम अदर सोर्सेज में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में आपको ये बात बताई थी कि इनकम कमाने के 5 तरीके के होते हैं ना। इनकम कमाने के 5 तरीके होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ये 5 तरीके होते हैं हमारे को इनकम को कमाने के। सैलरी इनकम, अगर हमने जॉब की, नौकरी की और नौकरी करके हमें पैसे मिल रहे हैं तो वो सैलरी वाली हेड में जाएंगे। किसी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके मैं इनकम कमा रही हूँ तो ये कहाँ जाएंगे बेटे? कहाँ जाएंगे? हाउस प्रॉपर्टी वाली हेड में। अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ या प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह दे रही हूँ तो सर ये कहाँ जाएगा? किस जगह जाएगा? PGBP में जाएगा। कैपिटल गेन आप बढ़ रहे हैं, इन 4 हेड्स के अलावा अगर कोई और अदर इनकम है तो सर वो कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में। जैसे इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में। डिविडेंड इनकम कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में। बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में डिविडेंड को डिफाइन किया है। और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो बड़ा वास्ट बताया गया है इनकम टैक्स में। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 123 में हम डिविडेंड टॉपिक पढ़ेंगे, और इनकम टैक्स के सेक्शन 2 सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है डिविडेंड को। कंपनीज एक्ट में डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट बेटा। लेकिन बेटा इनकम टैक्स में डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है बेटा। डिविडेंड यहाँ पे कई तरीके के डिविडेंड आपको बताए गए हैं। तो अभी मैं जो आपको टॉपिक बता रही हूँ ये टॉपिक बेटे मैं आपको अदर सोर्सेज में एक बार फिर से डिस्कस करूँगी, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे फटाक से हो जाएगा, है ना। तो बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कई तरीके के डिविडेंड है ना। 5 तरीके के डिविडेंड वहाँ पे बताए गए हैं हमारे को, खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी है
और वो लिक्विडेट हो रही है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अच्छा 2 मिनट लिक्विडेशन की बात कर ले, जल्दी से बताओ लिक्विडेशन क्या है? सर कंपनी सिक है, बीमार कंपनी है, काम नहीं कर पा रही है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉज को वॉयलेट करके रखा हुआ है उसने, या कुछ नलायकी के काम कर रही है, तो इस केस में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट कहती है सब बंद कराओ। काम अच्छे से नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट कहती है बंद कराओ। कंटिन्यूसली लॉसेस कमा रही है, गवर्नमेंट कहती है बंद कराओ। ठीक है, जब पब्लिक एट लार्ज को परेशान कर रही है, गवर्नमेंट कहती है बंद कराओ। तो जब लॉ गवर्नमेंट की साइड से हमारे को ऑर्डर आ जाए कि ऐसा है, अब ये कंपनी अच्छी कंपनी नहीं है, इसको बंद कराओ, तो सर उस केस में हम कंपनी को बंद करवा देते हैं। अच्छा सर, कंपनी एक तरीके का फॉर्म ऑफ बिजनेस सर बंद हो रहा है। जब वो बंद होगा तो कंपनी की सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा, और कंपनी की सारी एसेट्स को बेचने के बाद अगर कुछ एसेट बचती हैं, सभी कंपनी की सभी लाइबिलिटीज को मेट आउट करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ एसेट्स बचती है तो कंपनी उन एसेट्स को किसको दे देगी? भाई वो मालिकों की होंगी, कंपनी के जो मालिक है उनकी होंगी। कंपनी के मालिक कौन? मैम शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं। तो क्या लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी की वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी मालिकों में? ऑफ कोर्स मैम, मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अगर वो मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जरा देखो 4 घटनाएं। कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है फॉर कंसिडरेशन, क्या कैपिटल गेन अराइज होगा? अरे हाँ मैम, यहाँ पे तो कैपिटल गेन अराइज हो गया, बिल्कुल। अगर कोई भी कंपनी है और वो लिक्विडेट हो रही है तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी की सभी एसेट्स को बेच के कंपनी की सभी लाइबिलिटीज को मेट आउट कराया जाएगा, और सभी लाइबिलिटीज को मेट आउट करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ एसेट्स बचती हैं, अगर कंपनी के पास कुछ एसेट बचती है तो बाद में वो एसेट किसकी हो जाएंगी? कंपनी के मालिकों की हो जाएंगी। कंपनी के मालिक कौन? शेयर होल्डर। तो बाद में वो एसेट कंपनी के शेयर होल्डर को क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही हैं शेयर होल्डर्स को। क्यों? शेयर होल्डर ने पहले शेयर्स में पैसे लगाए थे और अब उन पैसों के बदले में कंपनी क्या कर रही है? उनको क्या कर रही है? कैपिटल एसेट दे रही है। कंपनी क्या कर रही है? उनको कैपिटल एसेट दे रही है। बोलो आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये 4 कंडीशंस कंप्लाई हो रहे हैं। कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, फॉर कंसिडरेशन हो रहा है, प्रीवियस ईयर में हो रहा है, क्या कैपिटल गेन अराइज होगा? अराइज होगा। बट बेटा वैसे तो लॉ इमोशनल नहीं होता है, बट यहाँ पे लॉ इमोशनल हो गया। कैसे मैम, कैसे लॉ इमोशनल हो गया? कंपनी लिक्विडेट हो रही बेटे, आखिरी सांसें ले रही है, मर रही है कंपनी। तो क्या इस केस में बेटा लिक्विडेशन अच्छी सिचुएशन में नहीं होता बेटा? लिक्विडेट करना गवर्नमेंट को भी नहीं अच्छा लगता, किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए, है ना। अब बेटा कंपनी लिक्विडेट हो रही, मर रही है, लोग इमोशनल है। जरा बैकग्राउंड म्यूजिक बजाओ ना इमोशनल वाली। लोग इमोशनल है। लॉ ने कहा हम भी इमोशनल हो गए और लॉ भी इमोशनल हो गया। लॉ ने कहा ऐसा है, कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो सभी की सभी लाइबिलिटीज को मेट आउट करने के बाद जो भी एसेट्स होंगी वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और कैपिटल गेन अराइज होगा। लेकिन वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। कैपिटल गेन तो कंप्यूट होगा, लेकिन वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? मैम ये डिविडेंड का क्या पॉइंट आप बता रहे थे? डिविडेंड का क्या पॉइंट? बहुत ध्यान से समझना है ना। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी आपको, मैं अदर सोर्सेज के चैप्टर में ही बताऊंगी, ठीक है। बट जितना यहाँ टॉपिक है मैं उतना आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सर हमारे वहाँ पे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 123 में डिफाइन किया गया डिविडेंड को, और कहा गया अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होते हैं तो अपने प्रॉफिट से वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है।
बट इनकम टैक्स में बेटा बहुत सारे लोग ना चोरी करने लगे, और इन लोगों की चोरी करने की वजह से डीम्ड डिविडेंड का प्रावधान आ गया। डीम्ड डिविडेंड का मतलब क्या? एक्चुअल में वो डिविडेंड नहीं है बेटे, एक्चुअल में वो डिविडेंड नहीं है, बट लॉ ने कहा मानो कि ये डिविडेंड है। एक्चुअल में वो डिविडेंड नहीं है, बट लॉ ने कहा मानो कि डिविडेंड है, और एज अ डिविडेंड हम उसको टैक्सेबल करवाएंगे। ध्यान समझिएगा, कंपनी लिक्विडेट होगी तो हो सकता है कंपनी के पास कुछ कैपिटल एसेट हो, और हो सकता है कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स भी हो, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी हो। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कैपिटल एसेट अगर डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं शेयर होल्डर में तो कैपिटल गेन अराइज होगा। कैपिटल एसेट अगर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कैपिटल एसेट अगर डिस्ट्रीब्यूट हुई है शेयर होल्डर को, तो यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा सीजी। बट अगर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बेटा इन शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? लॉ क्या कहता है? समझिए, अब आइए देखिएगा बेटा, जितना उस शेयर होल्डर का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हिस्सा है उतने तक का लॉ कहता है मानो कि ये क्या है? डिविडेंड है, और कंपनी के हाथ में टैक्स ले लेंगे। मैम ऐसा क्यों? एक्चुअली बेटा बहुत सारे लोग चोरी करने लगे, और देखो डिविडेंड पे बेटा हमारी कंपनी, हमारे वहाँ इनकम टैक्स क्या करता है? टैक्स लेता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कंपनी पे जो फ्लैट टैक्सेबिलिटी होती है वो तो कंपनी देती ही देती है, उसके अलावा कंपनी के ऊपर और भी टैक्स लगता है बेटा। कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो बेटा डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है 10 लाख रुपए तक, और कंपनी के हाथ में वो टैक्सेबल होता है। और कंपनी के हाथ में टैक्सेबल कितना होता है बेटा? 15% टैक्स, 12% सरचार्ज और 4% सेस। अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड के ऊपर टैक्स कितना लगता है बेटा? 15% का टैक्स प्लस बेटा 12% का सरचार्ज, 12% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस, ये बेटा टैक्स लगता है कंपनी के ऊपर, सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब इस केस में बेटा कंपनी इस टैक्स की चोरी करना चाहती है। इस टैक्स की चोरी करने के लिए कंपनी ने क्या कहा कि देखो शेयर होल्डर हम तुम्हें डिविडेंड देंगे, एक काम करते हैं, इस मान लो कोई ए लिमिटेड बनाई, इस ए लिमिटेड को लिक्विडेट कर देंगे, ए लिमिटेड की सभी चीज़ें हम ए लिमिटेड को लिक्विडेट कर देंगे, और लिक्विडेट करने पे हमारे पास कुछ प्रॉफिट है, बाद में वो प्रॉफिट आप ही में बढ़ जाएगा। और बेटा इस तरीके से ये कंपनी क्या करने लगी बेटा? डिविडेंड देने लगी चोरी चोरी। कंपनी को लिक्विडेट करने के बाद ऑफकोर्स सभी लाइबिलिटीज़ को मेट आउट करने के बाद जो पैसे बचेंगे वो शेयर होल्डर के हाथ में जाएंगे, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को शेयर होल्डर में हम बांट देंगे। और बेटा इस तरीके से चोरी छुपे डिविडेंड देने लगी। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, हम इस डिविडेंड पे टैक्स लेंगे। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उस कैपिटल एसेट पे अगर कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उस कैपिटल एसेट पे बेटा कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो रहा है शेयर होल्डर को, तो जितना हिस्सा शेयर होल्डर का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में है उतने तक का डिविडेंड मानेंगे और ये टैक्सेबल करवा देंगे। मैम अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो तो मज़ा आ जाए। आइए सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आने वाली है, बट पहले हम कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे देन हम करवाएंगे। ठीक है सर, आइए। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? आइए। राइट अ नोट ऑन capital gain on distribution of capital asset by companies in liquidation. If any company is in liquidation and the company has distributed its asset to the shareholders,
अगर कोई कंपनी है वो लिक्विडेट हो रही है और लिक्विडेशन के टाइम पे वो कंपनी कोई भी एसेट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन। बेटा अभी इस पे क्या कर दिया गया, टैक्स नहीं ले रहे हैं, इसको एग्जेम्पशन की कैटेगरी में रखा गया। पक्का पक्का एग्जेम्प्ट है, लॉ इमोशनल हो गया यहाँ पे, कहा कंपनी बंद हो रही है, हम नहीं लेंगे टैक्स। इफ द सेम एसेट हैज बीन सोल्ड बाय द शेयर होल्डर, इफ द सेम एसेट हैज बीन सोल्ड बाय द शेयर होल्डर सब्सिक्वेंटली, तो ऑफकोर्स सब तो कैपिटल गेन अराइज ही होगा। इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द अमाउंट फॉर विच शेयर होल्डर हैज रिसीव्ड द एसेट फ्रॉम द कंपनी एंड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। तो ये क्या है, ये भी थोड़ी देर में बताऊंगी आगे। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी shall be considered to be dividend under section 222C and excess over it shall be considered to be full value of consideration for computing capital gain। ठीक है, रीड करवा दिया। अब प्रैक्टिकली हम समझेंगे इसको, फिर से एक बार हम समझेंगे उसके बाद। देखिएगा, ABC Limited has issued 1 lakh shares of ₹10 each and the company goes into liquidation। कोई ABC लिमिटेड है, उसने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹10 एंड द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, और ये कंपनी लिक्विडेट हो गई है आज 1/10/2019 को, मतलब 19-20 में ये कंपनी क्या हो गई, लिक्विडेट हो गई। मैं दिख रही हूँ ना आप लोगों को, 19-20 में ये कंपनी क्या हो गई, लिक्विडेट हो गई। एंड distributable asset of the company are valued at ₹8 lakh। 1 लाख शेयर होल्डर हैं, सभी लाइबिलिटीज को मेट आउट करने के बाद शेयर होल्डर्स को, बेटे शेयर होल्डर के हिस्से में 8 लाख रुपए की संपत्ति आई है। द कंपनीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन आर 3.5 लाख। कंपनी के पास 3.5 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो कि उस 8 लाख रुपए में इंक्लूडेड है, विच आर इंक्लूडेड इन ₹8 lakh। एंड मिस्टर एक्स परचेज 100 शेयर्स इन दिस कंपनी ऑन 1/10/1998 फॉर ₹10 एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन 1/4/2001 इज 12 पर शेयर। तो मैंने अभी शेयर्स का ट्रीटमेंट आपको नहीं सिखाया है ना, शेयर्स का ट्रीटमेंट बस हम अभी सीखेंगे जल्दी ही। तो अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि किस तरीके से कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी होगी, किस तरीके से कंपनी के, किस तरीके से ये कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। आइए सर, सबसे पहले समझते हैं कौन सी कंपनी है मैम, ABC लिमिटेड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मैम, 1 लाख एट द रेट 10। ठीक है, कंपनी के पास टोटल कितनी एसेट बची, कितने एसेट्स बचे कंपनी के पास मैम, 8 लाख। एसेट कितने, 8 लाख के। ओके, कंपनी के पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है क्या बेटे? हाँ मैम, 3,50,000 का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो कि इस 8 लाख रुपए में क्या है, इंक्लूडेड है। इसका मतलब, अच्छा धीरे धीरे समझते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कंपनी के पास टोटल जो एसेट्स है बेटे वो 8 लाख रुपए की हैं। इस 8 लाख रुपए में बेटे 3,50,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और बेटे 4,50,000 रुपए की तो फिर क्या हो जाएंगे, ये टोटल एसेट है। बोलो आई बात समझ में? अभी तो समझा रहे हैं हम, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ समझा रहे हैं। कोई ABC लिमिटेड है, इस ABC लिमिटेड के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख एट द रेट 10 एंड एसेट कितनी है, 8 लाख रुपए की। एसेट कितनी है, 8 लाख रुपए की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 350 का। ओके मैम, तो बेटे ये जो 8 लाख रुपए हैं, इस 8 लाख रुपए में दो चीजें हैं क्या, एक तो 3,50,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो 3,50,000 अगर हटा दो तो 4,50,000 रुपए की फिर एसेट्स होंगी, है ना। बेटा ये जो 8 लाख रुपए है, ये जो 8 लाख रुपए की एसेट है,
ये कितनों में बटनी है मैम? जो 8 लाख रुपए की एसेट्स हैं ये मैम 1 लाख लोगों में बटनी है। तो क्या मैं मिस्टर एक्स का हिस्सा निकाल सकती हूँ कि इस 8 लाख रुपए में मिस्टर एक्स को कितना मिलेगा? देखो मिस्टर एक्स ने कितने की होल्डिंग कर रखी है मैम? 100 शेयर्स की। तो 8 लाख डिवाइड बाई कितना? 1 लाख इंटू कितना? 100। मिस्टर एक्स का शेयर निकालना ना भाई। 8 लाख की संपत्तियां हैं वो 1 लाख लोगों में बटनी है। तो जिसने 100 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं उसको क्या मिलेंगे मैम? मिस्टर एक्स के हिस्से में 800 रुपए की संपत्ति आएगी। क्या ये 800 रुपए पूरी की पूरी कैपिटल एसेट होगी? नहीं मैम। इस 800 रुपए में जो देखिएगा 8 लाख है तो इस तरीके से यहाँ देखिएगा, इसमें तो दो चीजें ना, ये 3,50,000 ये भी, ये 1 लाख लोगों में बटेगा तो मिस्टर एक्स का डिविडेंड में हिस्सा कितना? 100। कितना आ जाएगा बेटे? 350 मैम। अच्छा मिस्टर ये एसेट, ये तो डिविडेंड था बेटे, एसेट डिविडेंड। एसेट बेटा कितना मैम? 4,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 1 लाख लोगों में बटनी है ना, और इंटू कितना? 100। मिस्टर एक्स ने शेयर कितना होल्ड किया? 100। तो मिस्टर एक्स के हिस्से में कितना आ गया? 450। इसका मतलब इस 800 के दो हिस्से, एक तो 350 ये डिविडेंड होगा कंपनी के हाथ में एज अ डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा, और ये 450 रुपए का मिस्टर एक्स को कुल संपत्तियां क्या हो गई बेटे? ट्रांसफर हो गई। बोलो आई बात समझ में? पक्का पक्का ये बात समझ में आई? प्लीज जरा सा ओके आप वीडियो को पॉज करके आप इसको, इस नोटिंग को कर लेंगे है ना, अच्छे से गड़बड़ नहीं करेंगे है ना। आप इसको प्लीज देख लेंगे कि हमने क्या किया है। एक बार फिर से समझना, कोई कंपनी है जिसके पास, कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1 लाख। और ये जो 1 लाख शेयर्स है वो कितने लोगों में बटने हैं? सॉरी नहीं, कंपनी के पास शेयर्स कितने? 1 लाख। ओके एट द रेट 10। कंपनी के पास एसेट कितने की? 8 लाख रुपए की है। और इस 8 लाख रुपए में क्या एसेट ही है? नहीं मैम, इसमें 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और 4,50,000 रुपए का क्या है इसमें मैम? एसेट। ओके अगर ये 8 लाख की संपत्ति बटनी है किसमें? 1 लाख लोगों में, तो बेटे मिस्टर एक्स के हिस्से में कितना आएगा? 800। तो मिस्टर एक्स को डिविडेंड कितना ट्रांसफर हुआ? 350 का, और प्रॉपर्टी कितने की ट्रांसफर हुई? 450 की। बोलो इतनी बात आई समझ में? पक्का पक्का गड़बड़ नहीं करोगे ना? ये बात समझ में आती है? यस मैम। आइए सर, क्या क्वेश्चन करवा दूं मैं? आइए फटाक से। जल्दी से बताओ कौन सी ईयर में कर रही हूँ? प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए, ठीक है बेटे? ओके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 800 रुपये, लेकिन इस 800 रुपये में डिविडेंड कितना है? डिविडेंड कितना है बेटा? एफवीसी मतलब मिस्टर एक्स को मिला 800, बस इसमें 350 का डिविडेंड है, तो 450 रुपये हुआ मेरी एफवीसी, ठीक है? 450 हुआ मेरी एफवीसी। लेस कर देंगे इससे क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स? मैम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए जल्दी से बताओ बेटा। वैसे तो मैंने शेयर्स के लिए आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया है अभी, ठीक है? तो मैं एक कैलकुलेशन कर रही हूँ, समझिएगा ध्यान से। एबीसी लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर थे 10 ईच, ठीक है? बट ये कौन से ईयर के थे? ये कौन से ईयर में के थे? 1998 के, ठीक है? और मार्केट वैल्यू इनकी क्या है? 12 रुपये। तो मैं एक कैलकुलेशन कर रही हूँ, ये मैं अभी बस शेयर्स वाले टॉपिक पे मूव करूँगी, तब मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी हम वो लेंगे, ठीक है? बट अभी ये सिर्फ मैं आपको समझाया नहीं मैंने,
सिर्फ अभी बस कैलकुलेशन देख लेंगे, बाद में मैं अभी समझाऊंगी इसको अच्छे से, ठीक है। और रटना तो हमें है नहीं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का शेयर है? 12 रुपए का शेयर। कितने शेयर है मिस्टर एक्स के पास? 100। कितना आ गया बेटा? जल्दी से बताओ कितना आ गया? मैम 1200 इंटू कौन से ईयर में ट्रांसफर किया है, जल्दी से बताओ? 289 डिवाइडेड बाई कितना? 100। कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करो ये। 1200 इंटू 289 डिवाइड बाई 100। 3468 3468। ये लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 468 3018। बेटा हमारे को 3018 का क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया बेटा। ये लॉस हुआ बेटा हमें, ठीक है। लिक्विडेट हो रही, बीमार कंपनी ही थी बेटे। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को याद भी रखिएगा। इसको हम अदर सोर्सेज वाले टॉपिक में फिर से करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक सिमिलर क्वेश्चन करेंगे हम। अच्छा ओके बेटा, तो ये देखो यहाँ पे आ भी गया। ये शेयर्स से रिलेटेड है बेटा। जैसे हम शेयर्स का टॉपिक करवाएंगे हम तुरंत आपको करवाएंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक मैं शेयर्स का टॉपिक छोड़ रही हूँ इसलिए कि बाकी सारे टॉपिक करने के बाद हम शेयर्स का करेंगे बड़े इत्मीनान से, ठीक है। बड़े सारे उसमें अमेंडमेंट भी है। शेयर्स का जो टॉपिक मैंने नहीं करवाया अभी, उसमें बड़े सारे अमेंडमेंट हैं, बड़ी सारी चेंजेस हैं, ठीक है। और इस बार आपके एग्ज़ाम के लिए वो क्या होंगे, वो एप्लीकेबल होंगे। मई नवंबर दोनों के लिए वो एप्लीकेबल होंगे। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से करेंगे वो टॉपिक, ठीक है। तो इसीलिए मैं बड़े इत्मीनान से वो टॉपिक करवाऊंगी। ओके सर, मुझे लगता है कि आप शेयर्स वाले टॉपिक पर मैं मूव ही कर रही हूँ। आ जाओ बेटा। सर समझिएगा ध्यान से। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ेंगे, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं। बहुत मोस्ट इनफैक्ट ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, पिछली बार भी बताया था, और पिछली बार से भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। सभी CS में भी आया था, CA में भी आया था, और CMA में भी आया था, ठीक है। तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से समझेंगे सुनेंगे, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। समझिएगा सर। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो सबसे पहली बात मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो शेयर्स हैं क्या ये कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आते हैं? जो शेयर्स हैं क्या ये कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आते हैं? तो यस बेटा। बचपन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे ये गुड्स की कैटेगरी में बताया था कि जो शेयर्स होते हैं वो गुड्स भी होते हैं, ठीक है, और ये कैपिटल एसेट भी होते हैं, ठीक है सर। सर समझिएगा ध्यान से। तो अगर मैं किसी भी तरीके के शेयर्स को ट्रांसफर करती हूँ तो क्या कैपिटल गेन अराइज होगा? बिल्कुल। अगर किसी भी शेयर को मैंने ट्रांसफर किया है इन प्रीवियस ईयर फॉर कंसिडरेशन, तो यस ऑफ कोर्स वहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा। पक्का पक्का। तो एक बात क्लियर होगी कि अगर मैं शेयर्स को ट्रांसफर करती हूँ तो कैपिटल गेन अराइज होगा। इतनी बातें समझ में आती हैं? पक्का पक्का। ओके। शेयर्स, अब बेटा शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स को यहाँ पे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। ओरिजिनल शेयर्स, बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स।
3 तरीके के 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। हालांकि मैं डिबेंचर्स की बात अभी नहीं कर रही हूँ, डिबेंचर्स की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, ठीक है। अभी आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की बात करती हूँ कि अगर मैं किसी शेयर को ट्रांसफ़र करती हूँ तो ट्रांसफ़र करने पे क्या कैपिटल गेन अराइज होगा? यस ऑफ कोर्स अराइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। कौन कौन सा? एक तो हमारे पास ओरिजिनल शेयर्स होंगे, एक बोनस शेयर होंगे, एक राइट शेयर। ओरिजिनल शेयर का मतलब क्या? जब मैं किसी कंपनी से शेयर परचेज करती हूँ, किसी स्टॉक मार्केट से मैं शेयर परचेज करती हूँ, सेकेंडरी मार्केट्स में शेयर परचेज करती हूँ, तो जो मैं शेयर परचेज करती हूँ इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस, वो हमारे क्या कहलाएंगे? ओरिजिनल शेयर। ये शेयर्स मैंने परचेज किए। मैं कुछ टाइम तक अगर उन शेयर्स को होल्ड करती हूँ, कंपनी बोनस इशू करती है तो उन शेयर्स पे हमें बोनस मिल जाते हैं, तो हमारे पास हो जाते हैं बोनस शेयर, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी कंपनी के साथ मैं किसी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, तो कंपनी ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मैंने उनके शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, इनिशियली मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी कुछ इशू करती है तो बाहर इशू करने से पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि क्या शेयर होल्डर तुम मेरे शेयर्स परचेज करोगे? अगर तुम परचेज करो तो मैं मार्केट शेयर्स से तुम्हें कुछ रियायत कर दूं और तुम्हें ये शेयर्स को प्रोवाइड कर दूं। तो इनको हम लोग बोलते हैं राइट शेयर्स, मतलब राइट टू परचेज पहले अंदर वालों को दिया, फिर बाद में बाहर वालों को इशू किया, तो राइट शेयर्स। हालांकि कंपनीज एक्ट में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम कुछ खास नहीं, बस बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो शेयर्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एक ओरिजिनल शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। मतलब मैम इनकम टैक्स में हमें इन 3 शेयर्स की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ इंटर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमारे को 3 तरीके के शेयर्स की कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास ओरिजिनल शेयर्स भी हो सकते हैं, बोनस शेयर्स भी हो सकते हैं, और कौन से शेयर हो सकते हैं? जल्दी से बताओ, और कौन से शेयर? राइट शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आप समझिएगा ध्यान से प्लीज़। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है ना? मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे, तो समझिएगा। राइट अ नोट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स तो 3 तरीके के मैंने आपको बताए, कौन कौन से बताए? ओरिजिनल शेयर, बोनस शेयर एंड राइट शेयर। कैसे इनका ट्रीटमेंट करेंगे, चलो ये देख लेते हैं हम। सर बच्चे बहुत डर जाते हैं कि जब शेयर्स का ट्रीटमेंट आता है तो कहते हैं भगवान अभी शेयर्स का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे करेंगे? इसमें कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से आपको समझना है। सिर्फ ये 4 लाइन का नोट आपको पढ़ना है और आपको बिल्कुल शेयर्स में तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना? समझेंगे बस ध्यान से, क्या है समझिएगा। सर वेरी सिंपल, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे, मैं उन शेयर्स को बेच देती हूँ, मतलब ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैंने उन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। सर ट्रांसफ़र करने पे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ मिलेगा। जो मुझे मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? FVC कहलाएगा। तो FVC की तो मुझे कोई चिंता नहीं करनी, पक्का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो मुझे मिल ही जाएगा। जी मैम। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। देखो दिक्कत कहाँ होगी, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, यस मैम। मान लो मेरे पास कुछ ओरिजिनल शेयर्स हैं किसी एक्स अमाउंट के, मेरे पास किसी अमाउंट के ओरिजिनल शेयर्स हैं, ठीक है। मैंने इन ओरिजिनल शेयर्स को बेच दिया, रिलिंक्विश कर दिया, राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, या कुछ कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो मुझे इसके बदले में कुछ पैसे मिलेंगे। जो पैसे मिलेंगे वो मेरी क्या हो जाएगी? FVC। तो मुझे FVC की तो चिंता नहीं करनी है। सर कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला क्या? वेरी सिंपल मैम, FVC लेस करना है मुझे क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर लॉन्ग टर्म है तो क्या करना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स करने का मैंने तरीका तो आपको बता रखा है। मुद्दा ये आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, मुद्दा ये आता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ये चीज़ समझना है। तो सर समझिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास कोई भी ओरिजिनल शेयर है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? अब ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल शेयर का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं नॉर्मल कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट करती हूँ। शेयर्स आ गए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने शेयर्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ओरिजिनल, बोनस और राइट। अगर मेरे पास कोई ओरिजिनल शेयर्स हैं,
मैं इनको ठीक वैसे ही ट्रीट करूंगी जैसे ये मेरे पास नॉर्मल कैपिटल एसेट है। नॉर्मल कैपिटल एसेट में हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते थे, अगर 1/4/2001 ऑनवर्ड्स है तो वही ले लेंगे, और अगर 1/4/2001 के पहले की है तो फिर हम क्या करेंगे बेटे, क्या करेंगे, तो 1/4/2001 की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे और वो ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। आइए बताते हैं, देखिएगा। इन केस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स, cost of acquisition shall be the amount for which the asset was purchased. In case of original share, cost of acquisition shall be the amount for which asset was purchased. But if it was purchased 1/4/2001 before 2001, cost of acquisition shall be the amount for which it was purchased और market value as on 1/4/2001 whichever is higher। बोलो आई बात समझ में। तो अगर ओरिजिनल शेयर की मतलब एफवीसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रही हूँ। तो अगर मेरे पास ओरिजिनल शेयर हैं, तो अगर ओरिजिनल शेयर हैं तो अगर वो ओरिजिनल शेयर 1/4/2001 के बाद के हैं, है ना, 1/4/2001 के बाद के हैं, ठीक है। आफ्टर मैं लिख देती हूँ ऐसे, समझना। परचेज आफ्टर 1/4/2001, तो बेटे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी मैम, कॉस्ट इनकर्ड। बट अगर ये किसके हैं बेटा, 1/4/2001 के पहले के हैं, पहले के हैं, ठीक है, बिफोर, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो फिर कॉस्ट इनकर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज क्या हायर। बोलो आई बात समझ में। ओके मैम, मतलब ओरिजिनल शेयर्स में हमें दिक्कत क्या आती भाई, एफवीसी तो हमें मिल जाता, अब हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होता। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी भाई शेयर्स के लिए, शेयर्स भी भाई नॉर्मल कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे फॉर कंसीडरेशन तो कैपिटल गेन अराइज होगा। तो मुद्दा ये आता है कि ये शेयर्स का ट्रीटमेंट चलो कैसे करेंगे, करके देख लेते हैं। तो शेयर्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, कौन कौन सा, ओरिजिनल शेयर, बोनस शेयर और राइट शेयर। मैं ओरिजिनल शेयर का ट्रीटमेंट आपको सिखा रही हूँ। अगर ओरिजिनल शेयर्स हैं और वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जिस वैल्यू पर ट्रांसफर हो रहे हैं वो मेरी एफवीसी। अब मुद्दा ये आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए देखेंगे कि कब के हैं वो शेयर्स, 1/4/2001 बिफोर या 1/4/2001 आफ्टर। अगर 1/4/2001 आफ्टर है तो जो कॉस्ट इनकर्ड है वही हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट अगर मेरे जो शेयर्स हैं वो 1/4/2001 क्या है, पहले के हैं, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया है ना, नॉर्मल कैपिटल एसेट जो 1/4/2001 के पहले की है, कैसे करते हैं उसका ट्रीटमेंट, कैसे निकालते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैम कॉस्ट इनकर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, यही मेरी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत है, परचेज आफ्टर 1/4/2001 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा, कॉस्ट इनकर्ड। बट बिफोर 1/4/2001 कॉस्ट इनकर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। बोलो आई बात समझ में, पक्का आई बात समझ में, पक्का। अब मैम बोनस का, सर बोनस में समझिएगा, सर बोनस में समझिएगा प्लीज़, अच्छे से समझिएगा। अगर मैं बोनस की बात करूं बेटे, तो बोनस के लिए हमारे पास 2 तरीके के बोनस हैं। क्या बात करें मैम, बेटे एक हो जाएंगे बिफोर और एक हो जाएंगे आफ्टर।
कुछ ऐसे बोनस शेयर होंगे तो जो हो सकता है कि 1/4/2001 के पहले के हो, कुछ ऐसे बोनस शेयर होंगे जो 1/4/2001 के बाद के होंगे, समझना। वैसे तो बेटे जब बोनस शेयर हमें मिलता है तो बोनस शेयर के लिए हम कोई कॉस्ट थोड़ा ना पे करते हैं, वो तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ना। बोनस शेयर के लिए बेटा हम कोई कॉस्ट थोड़ा ना पे करते हैं, बोनस शेयर के लिए हम कोई कॉस्ट थोड़ा ना पे करते हैं, वो तो बेटे मुफ्त में मिलते हैं। बट लॉ ने कहा कि अगर बोनस शेयर है 1/4/2001 के पहले के, अगर बोनस शेयर है 1/4/2001 के पहले के, तो बेटे इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। मतलब अगर कोई बोनस शेयर है वो बिफोर 1/4/2001 है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कि वो बोनस शेयर 1/4/2001 की उनकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू होगी, कितने के होंगे, ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, और ऐसे ही हम इनका ट्रीटमेंट कर लेंगे। और अगर आफ्टर है तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी बेटे? नील हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो नहीं होता, पर डिपार्टमेंट कहता है अगर 1/4/2001 के पहले की है तो फिर 1/4/2001 की जो मार्केट वैल्यू है वो ले लो, और आफ्टर तो नील हो जाएगी। पक्का पक्का। अब सर हमारे पास आता है राइट इशू। राइट इशू, ओके। इसमें भी दो कर लो उसको राइट, एक तो एक्चुअल राइट इशू और एक राइट रिनाउंस्ड। अब ये क्या समझिएगा, पहले समझिएगा, उसके बाद मैं इसमें कराऊंगी कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, राइट रिनाउंस्ड। अच्छा आइए बेटा, एक मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज किए, बहुत टाइम से मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज करके रखे। रिलायंस कंपनी ने एक नया इशू निकाला, तो उन्होंने मुझसे कहा कि राखी आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, क्या आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करोगे? और रिलायंस कंपनी ने मुझे, एग्जाम्पल समझना, रिलायंस कंपनी ने मुझे 100 शेयर्स ऑफर किए। 100 शेयर्स इन्होंने क्या किए? 100 शेयर्स इन्होंने मुझे क्या कर दी? ऑफर कर दिए। मार्केट वैल्यू जो उनकी थी बेटे वो 240 रुपये है, मान लो मार्केट वैल्यू जो है वो 240 रुपये है, बट रिलायंस कंपनी ने मुझे ये शेयर्स ऑफर किए हैं 140 में। 100 रुपये नहीं लिए इन्होंने मुझसे, कहा कि क्योंकि आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, भाई मैं क्यों परचेज करूँगी, अगर मुझे कुछ मुनाफा हो रहा होगा तभी तो मैं परचेज करूँगी। तो उन्होंने तो मुझे 240 रुपये के ये शेयर्स, मार्केट वैल्यू इनकी 240 थी, बट मुझे इन्होंने कितने में दिए? 140 में दे दिए। ठीक है, मतलब मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स का राइट टू परचेज है मेरे पास 100 शेयर्स का। मैं 100 शेयर्स एट द रेट 140 कभी भी परचेज कर सकती हूँ सर, जब तक के लिए वो ओपन है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, मार्केट वैल्यू 240 है, मुझे 140 में दे रहे हैं, एक काम करते हैं, चलो इसमें से 50 शेयर मैं परचेज कर लेती हूँ, इसमें से 50 मैं क्या कर लेती हूँ बेटे, 50 क्या कर लेती हूँ मैं, परचेज ही कर लेती हूँ। क्या कहते हो? ठीक है, मैंने 50 शेयर्स परचेज कर लिए एट द रेट कितना बेटा, 50 कितना एट द रेट कितना, 100। ठीक है, नहीं 100 नहीं, 140। अभी मैंने 50 परचेज किया, मुझे परचेज के राइट तो है, लेकिन मैंने 50 परचेज किया, मैंने कहा 50 नहीं परचेज करना, जाओ। मेरे एक बड़े काबिल दोस्त थे, एक मिस्टर, मान लो कोई एक्स है, इन्होंने कहा ओए राखी तेरे पास क्या राइट टू परचेज है क्या? मैंने कहा हाँ यार, कंपनी ने मुझे 100 शेयर्स ऑफर किए थे एट द रेट 140, मार्केट वैल्यू है इसकी 240, बट मुझे इन्होंने कितना दिया? 140।
मैंने खर्चे किए 140 और 50 शेयर परचेज कर लिए। हालांकि अभी भी 50 शेयर के राइट मेरे पास है। मेरा काबिल दोस्त कहता है यार मुझे तू दे दे। समझना ध्यान से, मेरे काबिल दोस्त ने कहा ये 50 शेयर तू मुझे बेच दे। राइट टू परचेज किसके पास है? मेरे पास है, राखी के पास है। और अब मैं मेरे काबिल दोस्त मिस्टर एक्स को क्या कर रही हूँ? ये राइट रीनाउंस कर रही हूँ, रीनाउंस कर रही हूँ। ये राइट क्या कर रही हूँ? रीनाउंस कर रही हूँ। रिनाउंस कर दिया। रेलिंक्विशमेंट याद आया? ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वहां पढ़ाया था। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मीनिंग क्या? ट्रांसफर का मीनिंग सेल, ट्रांसफर का मीनिंग कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन, रेलिंक्विशमेंट, राइट टू ट्रांसफर। मेरे पास 100 शेयर्स को परचेज करने का राइट है, 50 मैंने अवेल कर लिया, 50 शेयर का राइट अभी भी है। और मैंने ये 50 शेयर्स का ट्रीटमेंट, 50 शेयर किसको दे दिए? मेरे काबिल दोस्त को ट्रांसफर कर दिए, रेलिंक्विशमेंट कर दिया। बेटे किसका रेलिंक्विशमेंट? कैपिटल एसेट का, राइट टू परचेज, ट्रांसफर कर दिया। क्या ये कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा? कैपिटल एसेट ट्रांसफर। बेटा मैंने, बेटा मुफ्त में तो मैं किसी का काम ना करती, ठीक है। कंपनी ने मुझे 140 में शेयर दिए थे, मैंने कहा देख भाई कंपनी ने मुझे तो 140 में दिए, 160 में तेरे को दूंगी। बेटा मुफ्त में किसी का काम नहीं करना चाहिए, मुफ्त में मैं किसी का काम नहीं करती और ना किसी को कुछ बेनिफिट देती। सर कंपनी ने मुझे 140 में दिया, मैंने मेरे दोस्त को 160 में चिपका दिया। बेटा 20 रुपीज़ का मुझे मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? 20 रुपीज़ का मुझे मुनाफा हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, 20 रुपीज़ का मुनाफा हुआ। बेटा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन प्रीवियस ईयर फॉर कंसिडरेशन क्या होगा? कैपिटल गेन अराइज होगा या कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा? जल्दी से बताओ। मैम होगा, ठीक है। तो ये सब कोर्स एक तो यहाँ पे मुझे कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो राइट इशू को मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। कौन कौन सा? एक तो कंपनी मुझे देगी, एक तो कंपनी जिस वैल्यू पे मुझे ट्रांसफर करेगी वो मैं परचेज करूंगी, वो मेरे लिए राइट शेयर होंगे। एक मैं रेनाउंस करूंगी, उनका ट्रीटमेंट। 2 ट्रीटमेंट मुझे सीखना है। सर राइट इशू के लिए जितने मैं बेचूंगी वही मेरे लिए एफईसी हो जाएगा। राइट इशू के केस में अगर बेचूंगी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा मैम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। राइट रीअनाउंस के लिए बेटा क्या होगा? बेटा राइट रीअनाउंस के लिए जितने में रीअनाउंस किया है वो मेरा क्या कहलाएगा? जितने वैल्यू का रीअनाउंस किया वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कैपिटल गेन कहलाएगा। रिनाउंस्ड वैल्यू जो मेरा होगा वो क्या कहलाएगा? मेरा कैपिटल गेन कहलाएगा, ठीक है। ये मेरा कैपिटल गेन कहलाएगा। मैम नहीं अभी क्वेश्चन नहीं, अभी रुको, ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। तो मैंने शेयर्स में 3 तरीके के शेयर्स आपको बताए। एक तो मैंने बताया ओरिजिनल शेयर, है ना, ओरिजिनल शेयर मैंने बताया। तो परचेज वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस्ट इनकर परचेज क्या, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी बेटे? कॉस्ट इनकर। अगर ये आफ्टर 1/4/2001 है, बिफोर 1/4/2001 तो क्या हो जाएगा बेटा? बिफोर 1/4/2001 होगा तो फिर बेटा 1/4/2001 को इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कॉस्ट इनकर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। फिर बोनस शेयर को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। बोनस शेयर 1/4/2001 और आफ्टर 1/4/2001 बिफोर, 1/4/2001 आफ्टर। 1/4/2001 बिफोर तो बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हो जाएगी और आफ्टर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगी। राइट इशू के लिए बेटा, राइट इशू के लिए 2 केसेस होंगे, एक राइट इशू, एक राइट रीअनाउंस। राइट इशू के लिए बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट इनकर्ड। राइट रीअनाउंस के लिए रीअनाउंसिंग वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। ओके अब सर अगर हमारे पास यहाँ पे शेयर्स को 2 पार्ट्स में भी कैटेगराइज किया फर्दर, यहाँ पे शेयर्स को बेटा 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, हमारे पास आगे भी यहाँ पे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। क्या कहा बेटा? यहाँ पे कहा गया
कि अगर हमारे पास कैपिटल गेन, ठीक है, शेयर्स पे, तो बेटा शेयर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया मेनली। एक वो शेयर्स, या इसको ऐसे बनाओ, कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स में भी 2 तरीके के कैपिटल गेन होंगे हमारे। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेटा, और बेटा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने कहा था कि अब फिर से समझिएगा बेटा जरा ध्यान से। मैंने ये तो समझाया कि शेयर्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, ठीक है, राइट, बोनस और ओरिजिनल। अब बेटा ये जो राइट, बोनस और ओरिजिनल है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। बेटे शॉर्ट टर्म कब होंगे? अगर ये लिस्टेड है तो अगर 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया है तो फिर बेटा ये लॉन्ग टर्म, और अगर 12 मंथ या उससे कम होल्ड किया तो ये क्या हो जाएंगे? शॉर्ट टर्म, ठीक है सर। तो शेयर्स में 2 तरीके के कैपिटल गेन निकलेंगे, एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अच्छा बेटा, आप ध्यान समझिएगा, ओके। बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी शेयर्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। एक कुछ ऐसे शेयर्स जिसपे एसटीटी पेड है, एसटीटी पेड, एसटीटी नॉट पेड, एसटीटी पेड, एसटीटी नॉट पेड, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज हो जाएगी बेटा, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। एसटीटी, यहाँ पे भी वही बात होगी, एसटीटी पेड होंगे या तो, और या तो एसटीटी नॉट पेड, सेम सेम चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। ओके बेटा, आप समझिएगा बेटा ध्यान से, मतलब शेयर्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। शेयर्स पे जो कैपिटल गेन होगा शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म शेयर में भी 2 तरीके के शेयर्स हो सकते हैं हमारे पास, एक जिसपे एसटीटी पेड हो और एक जिसपे एसटीटी नॉट पेड। अब मुद्दा ये आता है जिसपे बेटा समझिएगा, एसटीटी पेड, अगर ये इस पे एसटीटी पेड है, अगर एसटीटी पेड है तो समझिएगा, पहले इसका समझते हैं बेटा। अगर एसटीटी पेड है तो बेटा ये 15% की रेट से क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, और एसटीटी नॉट पेड तो बेटा ये स्लैब में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस पे एसटीटी पेड है तो बेटा ये सेक्शन, यहाँ भी सेक्शन की बात नहीं, एसटीटी पेड है बेटा इस पे, तो ये क्या हो जाएंगे? 1 लाख रुपीज तक ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, और मोर देन रुपीज 1 लाख ये क्या हो जाएंगे बेटा? 1 लाख तक एग्जेम्प्ट जाएंगे, मोर देन रुपीज 1 लाख एट द रेट ऑफ 10% ये क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। बोलो आई बस समझ में? पक्का पक्का? और एसटीटी नॉट पेड तो ये 20% की रेट से टैक्सेबल होंगे। हालांकि अभी मैं टैक्स लाइबिलिटी अभी मैं आपको नहीं कराऊंगी, बट हमारे पास शेयर्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाएगा। कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जिन पे एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होगा, कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जिन पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड नहीं होगा, ठीक है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा।